हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम ज्ञान स्मिथ है। मैं हूं विशाल निगम और हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं जो प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर पढ़ा था केमिस्ट्री का, एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड्स बेसेस और सॉल्ट्स के ऊपर एक एक वीडियो करके मैं लाऊंगा, ऐसा मैंने आपको कहा था। तो आज का जो वीडियो है वो प्योर सिर्फ एसिड्स के ऊपर बेस है, एसिड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो पहले एक ब्रीफ आपको आइडिया मिल जाए कि आगे वीडियो में जैसे हम बढ़ेंगे तो आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम एसिड्स के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे या उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। दूसरा हम उसको क्लासिफिकेशन करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो ये टॉपिक्स हम अब पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि एसिड्स क्या होता है, जो कि हम प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या होता है, अगर आपको याद हो तो मेरे साथ बोलिएगा कि एसिड्स आर कंपाउंड्स विच ऑन डिसोसिएशन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयन एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। H प्लस आयन एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होता है, लेकिन क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएशन हो रहा है तो इसीलिए वाटर में H प्लस मिलकर तुरंत हाइड्रोनियम आयन बना ले। तो ऐसा कंपाउंड्स जो डिसोसिएशन करने के बाद पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन सिर्फ हाइड्रोनियम आयन बचता है जिसमें, हर वो कंपाउंड कहलाता है एसिड्स। ठीक है, जैसे कॉमन एसिड्स के बारे में अगर हम पढ़ें तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बोरिक एसिड है। ठीक है, इतना तो कम से कम आपको 5 फॉस्फोरिक एसिड, एक और फॉस्फोरिक एसिड। तो ये 6 नाम जो है, जब भी आपसे कोई पूछे कि एसिड्स का कुछ एग्जांपल्स बताओ तो ये 6 नाम आपको फट से दिमाग में आना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट क्लासिफिकेशन से। क्लासिफिकेशन एक तरह का नहीं है, एसिड्स अलग अलग आधार पे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स का है। ठीक है, पहला जो तरीका है क्लासिफिकेशन का वो है कि उसका सोर्स क्या है, वो एसिड्स आता कहां से। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे आप लोग चींटी जब काटती है तो उसके टेल में जो एसिड प्रेजेंट है वो आपके बॉडी में आ जाता है और उसके वजह से हमारा इम्यूनिटी जो है वो जगह को इन्फ्लेमेशन करता है वहां पर, ताकि हमें कुछ ना हो, है ना। ये बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी वाला चैप्टर। तो जो एसिड चींटी में प्रेजेंट होता है वो कहलाता है फॉर्मिक एसिड। तो अब हमें पता चला कि अगर फॉर्मिक एसिड चाहिए तो हमें वो एनिमल को पर्टिकुलर लेना होगा जिससे उसे एक्सट्रैक्ट किया जा सके। तो हर एसिड का कोई एक सोर्स होता है, कोई प्लांट से एसिड एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, कोई एनिमल से एसिड, जैसे DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये कोई एनिमल से ही निकला जा सकता है, कोई प्लांट से ही निकाला जा सकता है। ठीक है, और बाकी एसिड्स जो है जैसे HCl नाइट्रिक एसिड, ये सब
ये मिनरल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मिनरल से बनता है। क्लोरीन क्या है? एक टाइप का मिनरल है। नाइट्रोजन क्या है? मिनरल है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of source, acids are classified as mineral acids and organic acids. तो मिनरल एसिड्स जो मिनरल से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है उसे कहा जाएगा मिनरल एसिड्स। लिविंग बींग्स से जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसे कहा जाता है ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड एग्जांपल्स आप याद रखिएगा। डेफिनेशन में आपको, डेफिनेशन क्या, ये पूरा जो अभी हम पार्ट पढ़ रहे हैं इसका एक पीडीएफ फॉर्मेट में आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएगा, आप वो डायरेक्ट लिख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, और भी है टाइटरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, आप दो याद रखिए। मिनरल एसिड्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये तीन याद रखिए। ठीक, तो ये एक आधार हुआ। क्या आधार है? सोर्स। सोर्स के आधार पे एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। मिनरल एसिड्स आर आल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स जो प्लांट्स और एनिमल से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, और इनऑर्गेनिक एसिड्स जो प्लांट या एनिमल से, मतलब लिविंग बींग्स से एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है, हर वो एसिड्स को बोला जाएगा इनऑर्गेनिक एसिड्स या मिनरल एसिड्स। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि कंस्टिट्यूएंट्स किससे मिल के बना है वो एसिड। तो एसिड्स मतलब हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, है ना। हाइड्रोजन के साथ में और क्या प्रेजेंट है उसके आधार पर ये क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे हाइड्रोजन क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव आयन है तो जरूर उसके साथ जो प्रेजेंट होगा वो नेगेटिव आयन होगा। नेगेटिव आयन मतलब नॉन मेटेलिक आयन होगा। तो नॉन मेटल कौन प्रेजेंट है? ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, यहाँ पर जो अगर इसको प्रिसाइज लिखूं मैं तो ये नॉन मेटल के आधार पे क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो दो टाइप है, एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। क्या? हाइड्रा एसिड्स और ऑक्सी एसिड्स। हाइड्रा एसिड्स और ऑक्सी एसिड्स। देखिए नाम से पता चल रहा है ऑक्सी एसिड मतलब इसमें ऑक्सीजन होगा। HNO3 ऑक्सीजन है इसमें। देखिए हाइड्रोजन के साथ सिर्फ अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब तो वो वाटर बन जाएगा। तो हाइड्रोजन के साथ कोई एक नॉन मेटल होना चाहिए जो कि ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। समझ में आया क्या बोला? कि हाइड्रोजन के साथ कोई एक नॉन मेटल तो होना ही चाहिए, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। एक नॉन मेटल के साथ में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब वो कहलाएगा ऑक्सी एसिड, और अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, कोई दूसरा नॉन मेटल प्रेजेंट है अकेले, तो वो कहलाएगा हाइड्रा एसिड्स। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या बनेगा कि कोई भी एसिड जिसमें हाइड्रोजन के साथ नॉन मेटल अदर देन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट तो वो होगा हाइड्रा एसिड्स। और ऑक्सी एसिड्स मतलब हाइड्रोजन के साथ एक नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन H2SO4। यहां और एग्जांपल, अगर हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, ठीक है, कोई ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है नॉन मेटल के साथ, along with a non-metal, if oxygen is also present, then that particular acid is termed as oxy acids. फिर है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के आधार पे एसिड्स कितने टाइप्स के हैं? इस
स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या होता है, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि भाई इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसका स्ट्रेंथ कम है, कैसे पता चलेगा? तो स्ट्रेंथ क्या होता है, अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ कोई एसिड कंप्लीट डिसोसिएशन कर पा रहा अपने आप को, जैसे मान लीजिए कि CH3COOH, इसमें देखिए कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा, जब भी ये डिसोशिएट करेगा तो ये पार्शियल डिसोसिएशन करेगा और एक ही इसमें H प्लस आयन जो है वो रिप्लेसेबल है, बाकी H प्लस आयन रिप्लेसेबल नहीं है, तो कंप्लीट डिसोसिएशन यहां पर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये पार्शियल डिसोसिएशन हुआ इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो कोई भी ऐसा एसिड दैट डज नॉट अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, उसका मतलब उसका स्ट्रेंथ कम है, स्ट्रेंथ कम है मतलब वीक है। और अगर कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, जैसे HCl है, H2SO4 है, ये कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो H प्लस प्लस Cl माइनस है, ये भी कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो H प्लस प्लस SO4 2 माइनस है। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, ये पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है। तो डिसोसिएशन के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, पार्शियल और कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके आधार पर एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स। पता चल ही गया होगा कि जो कंप्लीट डिसोसिएशन होगा उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स, एग्जांपल भी मैंने लिख दिया, एसिटिक एसिड इज ए वीक एसिड, एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। नेक्स्ट, on the basis of concentration, कंसेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, 2 गिलास पानी लिया मान लीजिए, ठीक है, तो 1 लीटर एक गिलास में, 1 लीटर एक गिलास में, तो वॉल्यूम सेम है दोनों का। अब क्या किया कि 1 चम्मच डाल दिया चीनी एक गिलास में और दूसरे गिलास में 2 चम्मच चीनी डाल दिया, तो वॉल्यूम 1 लीटर ही है दोनों का। लेकिन अगर हम कंसंट्रेशन का बात करें तो क्योंकि दूसरे वाले ग्लास में चीनी ज्यादा है तो उसमें चीनी का कंसंट्रेशन ज्यादा होने का वजह से पानी का कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू पहला वाला जो सोल्यूशन बना है उससे कम हो जाएगा। एक्चुअल में दोनों में सेम अमाउंट ऑफ पानी प्रेजेंट है, लेकिन क्योंकि इसमें चीनी ज्यादा है तो परसेंटेज तो 100% ही है, तो चीनी का परसेंटेज क्योंकि इसमें बढ़ गया है तो वाटर का परसेंटेज इज रिलेटिवली कम, लेस देन पहला वाला सोल्यूशन। समझ में आया? वॉल्यूम दोनों में कितना है, 1 लीटर ही है, लेकिन अगर परसेंटेज ऑफ वाटर कैलकुलेट किया जाए तो पहला वाला सॉल्यूशन जिसमें चीनी कम है उसमें पानी का परसेंटेज ज्यादा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन पहला सॉल्यूशन इज मोर देन द अदर। तो कंसंट्रेशन का मतलब समझ में आ गया होगा, पानी का कंसंट्रेशन पहला वाला सॉल्यूशन में कम है, चीनी का कंसंट्रेशन का बारे में अगर बात किया जाए तो जिसमें ज्यादा है उसमें उसका कंसंट्रेशन इज मोर। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन तो एसिड्स जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, अपना एक्वस मतलब वाटर उसमें प्रेजेंट है। तो अब अगर 50% उसमें पानी है, एसिड 50% है और पानी 50% है, क्या किया, 5 लीटर और 5 लीटर पानी 5 लीटर एसिड का एक सॉल्यूशन बना लिया, उसमें अब 1 लीटर और पानी डाल दिया, तो अब कंसंट्रेशन ऑफ इसमें एसिड ज्यादा है कि वाटर ज्यादा है? ऑब्वियस सा बात है वाटर ज्यादा है इसमें, पहले 50-50% था दोनों, अब क्योंकि और एक्स्ट्रा वाटर इसमें मिला दिया गया तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज ग्रेटर। तो ऐसा एसिड जिसका एक्वस सॉल्यूशन में वाटर का मात्रा ज्यादा होता है उसको बोला जाता है डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड्स मतलब वाटर का परसेंटेज ज्यादा होगा किससे, एसिड का परसेंटेज से। वही एक ही सॉल्यूशन का बात हो रहा है,
एक ही सोल्यूशन में अगर एसिड से ज्यादा वाटर प्रेजेंट है तब उसको कहा जाएगा डाइल्यूट एसिड, और जस्ट अगर उल्टा है इसका कि एसिड ज्यादा है पानी कम है तब वो हो जाएगा कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है, इसका कोई पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं है, हर एसिड अपना सोल्यूशन जब बनाएगा तो या तो वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बना पाएगा या डाइल्यूट एसिड बना पाएगा। तो HCl जब उसमें पानी ज्यादा डाल देंगे तो वो डाइल्यूट HCl हो जाएगा, और जब पानी कम डालेंगे एसिड ज्यादा रखेंगे तब वो कंसंट्रेटेड HCl हो जाएगा। तो हर एसिड अपना दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। अब है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। तो बेसिसिटी क्या होता है पहले इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, बेसिसिटी, तो बेसिसिटी क्या होता है कि कोई भी एक मॉलिक्यूल अगर हम एसिड लिए, एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड का मतलब क्या होता है कि HCl इज वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ कोई एसिड जब डिसोशिएट करता है तो कितना H प्लस रिलीज करता है? तो वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl yields वन H प्लस आयन ऑन इट्स डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल, है कि नहीं? तो यहां पर HCl जो हो गया इसका बेसिसिटी 1 हुआ, बेसिसिटी इसका कितना हुआ? 1। वैसे ही अगर H2SO4 को देखा जाए, पहले HNO3 देख लेते हैं, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को जब डिसोशिएट करवाएंगे हम तो H प्लस प्लस NO3 1 माइनस मिलेगा, है ना? तो यहां पर भी एक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड कितना H प्लस आयन रिलीज कर पा रहा है? 1 H प्लस आयन। तो इसका भी बेसिसिटी क्या हुआ? 1 ही हुआ। ठीक है, H2SO4 अगर देखें तो इसमें H प्लस और SO4 2 माइनस रिलीज होता है। इसको बैलेंस अगर किया जाए तो 2H प्लस मिलेगा। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिसोशिएट्स इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन टू गिव 2H प्लस आयंस। तो इसीलिए इसका जो बेसिसिटी है वो 2 हो गया। इसका बेसिसिटी का अगर बात किया जाए तो ये 2 होगा। कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड डिसोशिएट करवा के देखिएगा उसमें 3 निकलेगा H प्लस आयन, एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड्स, H3PO4 होता है फॉर्मूला उसका। ठीक है, तो बेसिसिटी क्या है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड जब डिसोशिएट करता है तो वो कितना H प्लस आयन रिलीज करता है, तो वो जो नंबर है वो कहलाता है बेसिसिटी। तो बेसिसिटी का डेफिनेशन मैं लिख देता हूं यहां कि number of H plus ions produced when one molecule of any acid undergoes dissociation in its aqueous solution. ठीक है, कोई भी एसिड का एक मॉलिक्यूल जब डिसोसिएशन होता है तो कितना H प्लस आयन निकलता है वही कहलाता है बेसिसिटी। तो बेसिसिटी का आधार पे एसिड्स होगा मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड नाम से पता चल रहा होगा कि जिसका बेसिसिटी 1 होता है वो कहलाता है मोनोबेसिक एसिड। जैसे HCl HNO3 एग्जांपल लिख लीजिएगा। डाइबेसिक एसिड H2SO4 H2CO3 और ट्राइबेसिक एसिड H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। इसका एग्जांपल मैं लिखता हूं खाली। ठीक है, तो ये रहा आपका क्लासिफिकेशन। पहला क्लासिफिकेशन क्या पढ़ा हमने? सोर्स के आधार पे। सोर्स के आधार पे ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड। हर वो एसिड जो प्लांट एनिमल से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है वो ऑर्गेनिक, और जो नहीं किया जा सकता वो इनऑर्गेनिक। दूसरा पढ़ा कि उसका कंपोजिशन के आधार पे क्या होगा। कंपोजिशन के आधार पे अगर ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है साथ में तो होगा ऑक्सी एसिड, और अगर सिर्फ कोई दूसरा नॉन मेटल प्रेजेंट है हाइड्रोजन के साथ तो वो होगा हाइड्रा एसिड्स। दूसरा है कि कंसंट्रेशन के आधार पे
कंसंट्रेशन के आधार पे कंसंट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, पानी ज़्यादा है अगर तो डाइल्यूट, पानी अगर कम है तो कंसंट्रेटेड। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ के आधार पे कि कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कंप्लीट हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर नहीं हो रहा है तो वीक एसिड। ठीक है। लास्ट है बेसिसिटी के आधार पे, तो वो है आपका कि कितना H+ आयन निकलेगा अगर एक मॉलिक्यूल डिसोसिएशन करता है तो। ठीक है। तो ये जो आधार है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन पूरा एक्सप्लेन करने भी लॉन्ग आंसर्स में आता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स। ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स। तो एसिड्स का डेफिनेशन अगर हम गौर करें तो वहां से ही हम अंदाजा लगा पाएंगे कि एक एसिड को बनाया कैसे जा सकता है। एसिड्स में क्या प्रेजेंट होता है? एसिड्स में हाइड्रोजन होता है और एक नॉन मेटल होता है, या एक से ज़्यादा नॉन मेटल भी हो सकता है, लेकिन जो पॉजिटिव है वो सिर्फ हाइड्रोजन ही होगा। तो जो सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ से बन के निकलता है वो ये है कि हाइड्रोजन प्लस कोई भी नॉन मेटल को अगर डायरेक्ट कंबाइन कर दिया जाए, किसको किसको, हाइड्रोजन और नॉन मेटल को, तो हमारा मिल जाएगा एसिड्स। ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें H2 प्लस नॉन मेटल क्लोरीन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, HCl। बैलेंस कर लीजिएगा, 2HCl हो जाएगा। ठीक है। तो हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल, कोई भी हाइड्रोजन और नॉन मेटल को ऐड अगर किया जाए, मतलब डायरेक्ट कंबाइन किया जाए, इसको कहा जाता है सिंथेसिस रिएक्शन। क्या? सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है। हाइड्रोजन प्लस कोई भी नॉन मेटल गिव्स एसिड, जैसे हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गिव्स हाइड्रोजन आयोडाइड। ये जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वैसे ही है हाइड्रोजन आयोडाइड। वैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है। दूसरा मेथड देखते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स प्लस वाटर। अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में अगर डिसॉल्व कर दिया जाए तो वो अपना एसिड बना लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर में डिसॉल्व होता है तब कौन सा एसिड का फॉर्मेशन होता है, कार्बोनिक एसिड, जो कि कोल्ड ड्रिंक्स का एक उसका एग्जाम्पल है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कार्बोनिक एसिड। ठीक है। उसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स सल्फरस एसिड। सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत इजी है ये सब। थोड़ा सा अगर आप कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे तो ये सब कुछ नहीं। ठीक है। कोई भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होना चाहिए। क्यों नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होना चाहिए? क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन है। ठीक है। अब हाइड्रोजन और हमको नहीं लाना है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ क्या प्रेजेंट होता है, नॉन मेटल प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो नॉन मेटल को लाने के लिए वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लेंगे, तब जाके एक ऑक्सी एसिड का फॉर्मेशन होगा। यहां पर देखिए नॉन मेटल सिर्फ हाइड्रोजन के साथ जोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसा एसिड बन के नहीं निकलेगा जिसमें ऑक्सीजन हो। ठीक है। तो दो टाइप का एसिड होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, हाइड्रा एसिड्स और ऑक्सी एसिड्स। तो इससे सिर्फ हाइड्रा एसिड का फॉर्मेशन हो पाएगा, जो पहला वाला स्टेप है कि हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल। लेकिन अगर ऑक्सी एसिड भी बनाना है तो वही नॉन मेटल नहीं लेके हम उसका ऑक्साइड लेंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। क्लियर है? कोई भी एसिड इससे बना सकते हैं। फॉस्फोरिक एसिड, तो फॉस्फोरस का ऑक्साइड ले लेंगे, P2O5 फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड होता है। लिख दूं P2O5 प्लस वाटर गिव्स फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। आप इसको बैलेंस कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि फ्रॉम नॉन वोलेटाइल एसिड्स, नॉन वोलेटाइल एसिड्स, तो नॉन वोलेटाइल एसिड से कैसे कोई एक वोलेटाइल एसिड बना पाएंगे।
पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि नॉन वोलेटाइल होता क्या है या वोलेटाइल क्या होता है। आप लोग कभी एसिड्स वगैरह अगर केमिस्ट्री लेबोरेटरी में देखे होंगे तो कोई केमिकल से अपने आप वोलेटाइज होकर वो धुआं निकलते रहता है, मतलब वेपराइज हो जाता है। तो ऐसा केमिकल जो रूम टेम्परेचर में या थोड़ा कुछ एनर्जी अगर मिल गया इन द फॉर्म ऑफ हीट तो वो वेपराइज हो जाएगा, उसे कहा जाएगा वोलेटाइल एसिड। और नॉन वोलेटाइल एसिड मतलब जो इजीली वेपराइज नहीं हो पाता है ना। तो नॉन वोलेटाइल एसिड को यूज करके हम एक वोलेटाइल एसिड का प्रिपरेशन करेंगे। जैसे कि पहले इसका आप वर्ड रिएक्शन लिख लीजिए कि सॉल्ट्स प्लस नॉन वोलेटाइल एसिड, salts plus non-volatile acid gives volatile acid plus कोई दूसरा प्रोडक्ट भी मिलेगा। जैसे अब एग्जांपल देके अगर हम करें कि कोई एक सॉल्ट ले लेते हैं, जो सबसे नामी सॉल्ट है NaCl। NaCl तो NaCl में एक नॉन वोलेटाइल एसिड अगर हम डालें, नॉन वोलेटाइल एसिड आपको याद रखना है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज अ नॉन वोलेटाइल एसिड, H2SO4। यही प्रॉपर्टी है सल्फ्यूरिक एसिड का। नॉन वोलेटाइल एसिड जो है वो इसी के वजह से बैटरी में जो एसिड यूज होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये वोलेटाइल होता, कोई वोलेटाइल एसिड को अगर हम वहां पर यूज कर लेते हैं तो जैसे ही गाड़ी का इंजन गर्म होता तो वो तो वेपराइज कर जाएगा, है ना। तो नॉन वोलेटाइल होना उसका कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो H2SO4 इज अ नॉन वोलेटाइल एसिड, उसके साथ कोई एक सॉल्ट को जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा देखिए यहां से H और यहां से Cl मिलके HCl बन जाएगा, बचेगा क्या Na2SO4। तो यहां पर सॉल्ट लिख देता हूं कि सॉल्ट प्लस नॉन वोलेटाइल एसिड, वहां पर अपना रीअरेंजमेंट होकर एक वोलेटाइल एसिड और एक दूसरा सॉल्ट का फॉर्मेशन ही होगा, ठीक है। तो NaCl plus H2SO4 gives HCl plus Na2SO4। और अगर कुछ दूसरा रिएक्शन, इसी का ही दूसरा रिएक्शन देखते हैं कि NaCl plus H2SO4 gives HCl plus NaHSO4। देखिए ये जो H2SO4 है, यहां पर भी H2SO4 है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट किस टाइप का हुआ है उसका आधार पर सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। अगर ये H+ और सल्फेट आयन, हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन का फॉर्मेशन कर रहा है तब तो सोडियम सल्फेट बनाएगा। लेकिन हाइड्रोजन आयन और बाई सल्फेट आयन अगर बना रहा है, बाई सल्फेट मतलब HSO4-, क्योंकि ये डाइबेसिक एसिड है तो ये दो स्टेप में आगे टूटेगा। पहला स्टेप में टूटेगा कि एक H+ आयन और बाई सल्फेट आयन बनेगा, दूसरा स्टेप में फिर बाई सल्फेट टूट के एक H+ आयन और सल्फेट आयन बनेगा, ठीक है। तो NaCl plus H2SO4 gives HCl plus Na2SO4 जब इसका कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, ऑन कंप्लीट डिसोसिएशन। और NaCl plus H2SO4 gives HCl plus NaHSO4, ये कब होगा? जब पार्शियल डिसोसिएट करें। पार्शियल डिसोसिएशन में सोडियम सल्फेट बने। अब कंप्लीट डिसोसिएशन, पार्शियल डिसोसिएशन हम ही करवाएंगे उसे, है ना। वो टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे। टेम्परेचर अगर 200 डिग्री सी से ज्यादा हुआ तब तो कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर 200 डिग्री सी से कम हुआ, लेस देन 200 डिग्री सी, तब होगा सोडियम बाइसल्फेट। और अगर ग्रेटर देन 200 डिग्री सी हुआ तब बनेगा सोडियम सल्फेट। याद रखिएगा, टेम्परेचर जो पैरामीटर है ये याद रखना जरूरी है। चौथा स्टेप है वो है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स मतलब सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब क्या है?
ये सब नॉन मेटल है। तो कोई भी एक नॉन मेटल अगर हम ले लें, तो सल्फर ले लेते हैं, सल्फर एक नॉन मेटल है, इसका साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई लेना होगा, और क्योंकि हमें एसिड्स का फॉर्मेशन करना है तो ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना होगा जिसमें हाइड्रोजन भी हो, है ना। तो याद रखेंगे, अब बहुत सारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे K2Cr2O7 MnO4, है ना, KMnO4, ये सब क्या है, KMnO4, ये क्या है, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम सल्फर को ऑक्सीडाइज करवाने के लिए क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन नहीं है, और हमारा मोटिव क्या है कि एसिड का फॉर्मेशन करना है, तो एसिड में हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो नाइट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो सब एसिड्स में रहते ही है, हाइड्रोजन है, और ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि खुद रिड्यूस हो जाएगा, दूसरा को ऑक्सीडाइज करने में मदद करेगा। तो सल्फर प्लस नाइट्रिक एसिड गिव्स, सल्फर अगर ऑक्सीडाइज हो गया यहां से और हाइड्रोजन भी उसमें जुड़ गया, तो कौन सा एसिड बनाएगा सल्फर अपना, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, क्योंकि सल्फर का एसिड बनना है, इसको ऑक्सीडाइज करा के इसी का एसिड बनाना हमारा मोटिव, तो सल्फ्यूरिक एसिड ही बनेगा। प्लस यहां से वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी निकल जाएगा, तो ये प्रोडक्ट्स हुआ। और प्रोसेस क्या है कि एक नॉन मेटल को हम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसमें हाइड्रोजन है उसको यूज करके एक नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करवा के उसी का ही रेस्पेक्टिव एसिड का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो ये 4 मेथड है फॉर फॉर्मेशन ऑफ एसिड्स। पहला है नॉन मेटल को हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट सिंथेसिस करवा देंगे, दूसरा है कि वोलेटाइल एसिड्स का प्रिपरेशन कोई नॉन वोलेटाइल एसिड यूज करके प्रिपरेशन करेंगे, मतलब, ठीक है। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को वाटर के साथ डिसॉल्व अगर करवा देंगे तो एक बना लेगा वो अपना ऑक्सी एसिड्स, और नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करवाएंगे फ्रॉम रिलेवेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। तो देखिए अलग अलग एसिड का अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो सबको एक जगह कंबाइन करके हम नहीं पढ़ सकते हैं। जब इंडिविजुअल एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका केमिस्ट्री में आगे है भी, कि HCl का इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज क्या है, HNO3 का इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज क्या है, H2SO4 क्या प्रॉपर्टी है ना, ऑर्गेनिक एसिड्स का क्या प्रॉपर्टीज होता है। लेकिन अभी क्योंकि हम ब्रॉड एसिड का प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो वही प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे जो ज्यादातर एसिड्स के पास है। तो लगभग ऑल एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। अब सॉर का मतलब समझते हैं, अलग अलग टाइप का टेस्ट होता है, बिटर टेस्ट, सॉर टेस्ट, स्वीट टेस्ट, है ना, वो चलिए। तो सॉर टेस्ट, एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, याद रख लीजिए। ऑल मिनरल एसिड्स मतलब इनऑर्गेनिक एसिड्स, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये सब क्या है, मिनरल एसिड्स है। तो दे आर कोरोसिव इन नेचर, ये आपको याद रखना है, कोरोसिव, दे आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव का मतलब कि कोई भी एरिया में या स्किन में या वुड में या प्लास्टिक में या टेबल में कहीं पर भी अगर ये एसिड गिरता है तो वो एरिया को कोरोड कर देगा। कोरोड मतलब खराब कर देगा, उसका मतलब होता है, ठीक है। तो मिनरल एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने क्या पढ़ा कि ऑल एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट एंड मिनरल एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। मिनरल एसिड्स मतलब इनऑर्गेनिक एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। एक्शन ऑन इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज इंडिकेट करे, जैसे गाड़ी में इंडिकेटर होता है कि लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, इंडिकेटर जला दिया, पता चल गया कि हाँ भाई आगे वाला को लेफ्ट जाना है या राइट जाना है
है ना। वैसे ही इंडिकेटर का मतलब कोई चीज का बारे में अगर इंडिकेशन हमको मिल रहा है किसी से तो उसको कहा जाएगा इंडिकेटर्स, ठीक है। जैसे लिटमस पेपर इज एन इंडिकेटर। लिटमस पेपर को यूज करके हम पता लगा पाएंगे कि एक कंपाउंड क्या है, तो इसीलिए उसको इंडिकेटर बोला जाता है क्योंकि वो इंडिकेशन देता है ना। तो लिटमस पेपर में एसिड्स अगर यूज करेंगे तो वो मॉइस्ट लिटमस पेपर को, ये भी याद रखना जरूरी है, मॉइस्ट होना चाहिए लिटमस पेपर, ठीक है। मॉइस्ट लिटमस पेपर में ब्लू से रेड कलर में चेंज कर देगा उसको, ब्लू टू रेड, अगर वो कंपाउंड एसिडिक हुआ तो। और अगर नहीं हुआ तो ब्लू में कोई चेंजेस नहीं होगा और रेड में भी कोई चेंजेस नहीं होगा। अब रेड में चेंजेस होगा कि नहीं होगा वो पता चलेगा कि बेस है ही। चलिए हटाइए, एसिड अगर है कोई कंपाउंड तो वो मॉइस्ट लिटमस को ब्लू से उसका कलर चेंज करके रेड बना देगा। मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन क्या है, तो नाम से पता चल रहा है ऐसा सॉल्यूशन है जिसका कलर ऑरेंज है। तो इसमें अगर एसिडिक कोई सब्सटेंस का यूज करके उसको चेक करना है तो ऑरेंज से उसका कलर पिंक हो जाएगा, ऑरेंज टू पिंक। फेनोप्थिलिन ये भी एक केमिकल कंपाउंड है, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक तो कलरलेस होता है, तो कलरलेस में इसका कोई एक्शन नहीं होगा, ठीक है। किसका कोई एक्शन नहीं होगा, एक्शन ऑन इंडिकेटर्स। किसका एक्शन, एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन इंडिकेटर्स, ठीक है, एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन इंडिकेटर्स। ये भी एक इंडिकेटर है जिसमें ब्लू से रेड उसका कलर चेंज कर देगा, मिथाइल ऑरेंज को पिंक में बदल देगा। फेनोप्थिलिन जो है ये भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक हुआ कलरलेस, तो कलरलेस फेनोप्थिलिन, कलरलेस फेनोप्थिलिन में कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज। लेकिन जो दूसरा फॉर्म है फेनोप्थिलिन का जिसका कलर पिंक है तो उसको पिंक से कलरलेस कर देगा। तो पिंक टू कलरलेस फेनोप्थिलिन का याद रखें, मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज टू पिंक, लिटमस पेपर ब्लू टू रेड। ये सब कौन कर रहा है, एसिड्स कर रहा है, ठीक है। दूसरा पीएच स्केल में, पीएच स्केल में हर एसिड्स का जो स्केल में नंबरिंग होता है ना, तो स्केल में अगर हम पीएच को डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे एसिड्स का तो वो हमेशा लेस देन 7 आएगा। पीएच क्या होता है, नेगेटिव लोगारिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन, उसको बोलते हैं कि पीएच वैल्यू डिटरमाइन करना है। नेगेटिव लोगारिथम, नेगेटिव लोगारिथम मतलब डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो 1 बाई लॉग ऐसा होता है, लॉग 1 बाई H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, इसको बोला जाता है पीएच। या फिर इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस लॉग H प्लस। तो लॉग का टेबल होता है, उसमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना निकल रहा है उसका लोगारिथम वैल्यू अगर ले लेंगे तो वो हमेशा लेस देन 7 आएगा फॉर एसिड्स। तो पीएच वैल्यू ऑफ एसिड्स इज ऑलवेज लेस देन 7। तो ये 4 इंडिकेटर है जिससे हमें पता चल पाएगा कि कोई एक कंपाउंड जो हमें गिवन है वो एसिड है या नहीं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, तो अभी हमने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब कि वो दिखता कैसा है, उसका टेस्ट क्या है और ऐसा फिजिकल नेचर क्या है। केमिकल प्रॉपर्टीज अब पढ़ना है, इसका मतलब कि एसिड्स दूसरे कंपाउंड्स के साथ, दूसरे सब्सटेंस के साथ कैसा रिएक्शन शो करता है, ठीक है। जैसे एसिड कोई भी अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा, बेस का मतलब अभी के लिए मान के चलते हैं मेटालिक ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स सब मेटल का ऑक्साइड और उसका हाइड्रोक्साइड आर बेसिस। तो कोई भी मेटालिक ऑक्साइड जैसे सोडियम ऑक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड्स
और वो एल्यूमिनियम का, आयरन का, कुछ भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड मेटेलिक होना चाहिए, वो होगा बेस। तो जब एसिड कोई भी बेस के साथ इन कॉन्टैक्ट होता है तब इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। एसिड्स प्लस मेटालिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स गिव सॉल्ट एंड वाटर। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से ये रिएक्शन मशहूर है, आप लोगों ने सुना होगा कभी ना कभी जरूर। ठीक है, क्या है नाम इसका? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कोई भी एसिड ले लेना है, HCl प्लस एक मेटालिक ऑक्साइड ले लेते हैं NaOH। तो ये जब डिसोसिएशन होगा HCl H प्लस और Cl माइनस का फॉर्मेशन करेगा और NaOH क्रिएट करेगा तो Na प्लस और OH माइनस का फॉर्मेशन करेगा। तो NaOH का Na प्लस और HCl का Cl माइनस आपस में रिएक्ट करके फॉर्म करेगा NaCl, जो कि ये क्या है? सॉल्ट है। तो HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस इसका हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन कहाँ से आया है? बेस से आया है। और H प्लस आयन एसिड से, वो दोनों मिलकर क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कोई भी एसिड प्लस एनी बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर है? नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज में बढ़ते हैं। कोई भी एसिड प्लस मेटल, तो मेटल के साथ जब एसिड रिएक्ट करेगा तब वो अपना सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। कोई भी मेटल ले लेते हैं, जिंक, जिंक प्लस एक एसिड H2SO4। तो सिंपल हम डिसोसिएशन करके देखेंगे कि क्या आयन का फॉर्मेशन हो रहा है और कौन किसके साथ रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, मेटल में तो सिर्फ सिंगल मेटल है तो उसका डिसोसिएशन का सवाल ही नहीं है। एसिड में H2SO4 है तो ये जब डिसोसिएट करेगा H प्लस और SO4 2 माइनस बनाएगा। अब मेटल एक्टिविटी सीरीज पढ़ा होगा, उसमें जिंक जो है इट लाइज अबव हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का को डिस्प्लेस, कोई भी एक कंपाउंड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने का क्षमता जिंक के पास है। तो जिंक क्या करेगा? सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोजन को हटा के खुद सल्फेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो क्या फॉर्म होगा? जिंक सल्फेट ZnSO4, और हाइड्रोजन बेचारा अकेले गैस के फॉर्म में इवॉल्व हो जाए। ठीक है, तो कोई भी मेटल और एसिड, एनी एसिड, नाइट्रिक एसिड भी हो सकता है, वो एसिटिक एसिड भी हो सकता है। कोई भी एसिड मेटल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो अपना सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। एसिड प्लस मेटालिक कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, मेटालिक कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। आपको अगर वैलेंसी याद है सबका तो मेटालिक कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का भी फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं। कोई भी मेटल लेना है और उसके साथ कार्बोनेट आयन को जोड़ देना है। जैसे आयरन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा? FeCO3 और आयरन बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा? FeHCO3 होल ट्वाइस। कोई भी एसिड अगर रिएक्शन करके देखें एग्जांपल के तौर पे, तो HCl प्लस MgCO3, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो ये अपना बनाएगा कि मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट बन गया। बचा क्या? हाइड्रोजन और कार्बोनेट आयन। तो हाइड्रोजन और कार्बोनेट आयन मिलके कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करना चाहिए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जब तक वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा। और एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का सोल्यूशन बनने के लिए, कि वो एक्सट्रीम प्रेशर में होगा। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल में होता है, जो ढक्कन है वो प्रेशर अप्लाई किया हुआ है तब जाके अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ सॉल्युबल फॉर्म में है। लेकिन जैसे ही वो प्रेशर रिलीज किया हमने, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ? इट एस्केप्स फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो कार्बनिक एसिड का फॉर्मेशन के लिए जो सबसे मैंडेटरी चीज है वो क्या है? प्रेशर है। तो क्योंकि यहाँ पर प्रेशर का कोई रोल नहीं है तो कार्बनिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होकर
वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग निकलेगा। तो व्हेन कोई भी मेटालिक कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ एसिड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो HCl प्लस MgCO3 गिव्स क्या, MgCl2 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, कोई एसिड है, कोई मेटालिक कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है, तो जब ये दोनों रिएक्ट करेगा तो अपना सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये आपको जो वर्ड इक्वेशन है ये याद रखना है, इसके आधार पे आप कोई भी इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट है कि कोई भी एसिड प्लस मेटालिक सल्फाइड और बाइसल्फाइड, जैसे कार्बोनेट CO3 होता है, बाइकार्बोनेट HCO3, उसी तरह सल्फाइड क्या है, SO3 एंड बाइसल्फाइड HSO3। वैलेंसी याद होना जरूरी। तो कोई भी एसिड, नाइट्रिक एसिड ले लेता है, HNO3 प्लस मेटालिक सल्फाइड MgSO3, तो ये क्या बनाएगा, जैसे यहां पर बन रहा था सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसी तरह यहां बनेगा सॉल्ट, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। बहुत बढ़िया। तो याद करने में भी आसानी है कि अगर मेटालिक कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट तो हमारा प्रोडक्ट सॉल्ट के साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और अगर सल्फाइड या बाइसल्फाइड है तो वाटर के साथ सल्फर डाइऑक्साइड होगा। कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फाइड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड और MgSO3 ये क्या है, मैग्नीशियम सल्फाइड है। तो मैग्नीशियम जो है वो नाइट्रेट के साथ मिलकर मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन करेगा, और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ मिलकर वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये डिसोसिएशन किस हिसाब से होगा, Mg2 प्लस SO3 2 माइनस, H प्लस और NO3 1 माइनस। तो इसका H जो है ये सल्फर सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा और दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। कौन कौन सा, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। ये कहां से आया है, ठीक है, और नाइट्रेट और मैग्नीशियम ये आपस में रिएक्ट करके बनाएगा मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो MgNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या मैंने रटा है, नहीं, ये अगर वैलेंसी आपको याद है तो मैग्नीशियम नाइट्रेट क्या, अमोनियम नाइट्रेट, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी दुनिया में ऐसा कंपाउंड नहीं है जिसका फॉर्मूला आप खुद से नहीं बना पाएंगे अगर आपको वैलेंसी बहुत बढ़िया से याद है। इसीलिए मैं बार बार जोर डाल रहा हूं कि वैलेंसी आपको बहुत बढ़िया से याद रहना चाहिए, तब जाके ये रिएक्शन हलवा है। ठीक है, तो एसिड प्लस कार्बोनेट अगर है कोई तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, और एसिड के साथ कोई भी सल्फाइड या बाइसल्फाइड है तो सॉल्ट के साथ वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए कोई सॉल्ट हो, कोई सॉल्ट अगर एक नॉन वोलेटाइल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये प्रिपरेशन में हमने पढ़ा है, तो यही उसका केमिकल प्रॉपर्टी भी है कि कोई नॉन वोलेटाइल एसिड अगर एक सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक वोलेटाइल एसिड का फॉर्मेशन शो करेगा और दूसरा सॉल्ट बनाएगा। कोई सॉल्ट और नॉन वोलेटाइल एसिड, वीडियो पॉज करके अगर आप प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें यही सेम स्टेप मैंने लिखा है कि सॉल्ट प्लस नॉन वोलेटाइल एसिड। नॉन वोलेटाइल एसिड क्या, मेरे साथ दोहराइएगा कि नॉन वोलेटाइल एसिड का एग्जांपल क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, नॉन वोलेटाइल एसिड। तो रिजल्ट क्या होगा, कोई एक वोलेटाइल एसिड मिलेगा और एक दूसरा सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, कि NaCl प्लस H2SO4 gives Na2SO4 प्लस HCl। क्या NaCl एक सॉल्ट है नॉन वोलेटाइल एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ नॉन वोलेटाइल एसिड, जो मैंने बताया था कि बैटरी में यही कैरेक्टर की वजह से सल्फ्यूरिक एसिड को यूज किया जाता है ना। तो NaCl प्लस H2SO4 gives HCl प्लस Na2SO4।
NaCl प्लस H2SO4 ये एक सॉल्ट है, ये नॉन वोलेटाइल एसिड है, ये वोलेटाइल एसिड है, ये दूसरा सॉल्ट है। तो ये एक केमिकल प्रॉपर्टी है ऑफ एसिड्स कि कोई भी नॉन वोलेटाइल एसिड अगर सॉल्ट के टच में आता है तो वो एक वोलेटाइल एसिड का फॉर्मेशन और दूसरा सॉल्ट ही बनाएगा। तो ये कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो एसिड्स का आपको याद रखना है, ठीक है। तो यूजेस ऑफ सम कॉमन एसिड्स, ठीक है। अब हम एसिड्स के बारे में सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं कि एसिड्स होता क्या है, उसको बना कैसे सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर में हमने ये भी पढ़ा कि इंडिकेटर्स में वो कैसा चेंजेस शो करेगा, है ना। तो अब हम कुछ ऐसा कॉमन एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं, उसका डेली बेसिस में यूज क्या है। जैसे कुछ एसिड्स के नाम लिखता हूं। बोरिक एसिड, नाम सुना होगा आपने, बोरिक एसिड। एक बोरिक पाउडर सुना होगा, है ना। कैरम बोर्ड खेलने समय बोरिक पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी का एक्वस सोल्यूशन भी अगर बना दिया जाए तो वो एक डाइल्यूट बोरिक एसिड बनेगा, ठीक है। बोरिक एसिड और साइट्रिक एसिड सुना होगा, ऑक्सैलिक एसिड सुना होगा, एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ठीक है, कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कुछ एसिड्स हैं, और भी बहुत सारे एसिड है जो डेली बेसिस में काम आता है, हम इतना से काम चला लेंगे पढ़ के, ठीक है। तो बोरिक एसिड किस में इस्तेमाल होता है, ये आई वॉश में इस्तेमाल होता है। आई वॉश मतलब आंख धोने में काम आता है, और है ना। साइट्रिक एसिड फूड प्रिजर्वेशन में काम आता है, कि अचार बना और उसमें नींबू कस के निचोड़ दिया गया तो ज्यादा देर तक वो प्रिजर्व होकर रह पाए। ऑक्सैलिक एसिड स्टेन रिमूवर, कपड़ा धोने में जो दाग लग जाता है, खास करके इंक का दाग दाग, है ना, तो उसको रिमूव करने में ऑक्सैलिक एसिड का काम आता है। जितना भी मार्केट में डिटर्जेंट का लिक्विड बिक्री होता है उसमें ऑक्सैलिक एसिड का मात्रा रहता है कुछ। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड तो खाना बनाने में काम आता है, फूड प्रिपरेशन। टार्टरिक एसिड बेकिंग पाउडर में काम आता है, बेकिंग पाउडर बनाता है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर केक में पड़ा, बेकिंग पाउडर कोई भी चीज बेक करने के लिए जो पाउडर है बेकिंग पाउडर, उसमें क्या यूज हो रहा है, टार्टरिक एसिड यूज हो रहा है। तो ये कुछ एसिड्स है जिसका यूज यहां पर लिखा हुआ है। बोरिक एसिड, आई वॉश, साइट्रिक एसिड फूड प्रिजर्वेशन, फूड को जितना ज्यादा उसका लाइफ स्पैन बढ़ाने में काम आता है। ऑक्सैलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड इंक स्टेन रिमूवर, एसिटिक एसिड फूड प्रिपरेशन, टार्टरिक एसिड बेकिंग पाउडर, कार्बनिक एसिड फ्लेवरिंग ड्रिंक्स, जितना भी कोल्ड ड्रिंक्स है, सोडा है ना। तो ये आपको याद करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल फिनोमेना है जिसके वजह से इसका कुछ फायदा तो है नहीं, नुकसान ही है ना। लेकिन ये अकर कैसे करता है, ये होता कैसे, कोई भी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, वो रेन हो सकता है, वो स्नो हो सकता है, वो ड्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर उसमें कुछ एसिड्स का मात्रा है। एसिड्स का मात्रा कैसे पता चलेगा, इंडिकेटर से पता चलेगा, पीएच से पता चलेगा कि पीएच अगर उसका 7 से कम है तो इसका मतलब वो एसिडिक है। तो कोई भी फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन अगर पीएच वैल्यू उसका 7 से कम है तो वो एसिड रेन के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो वो होता कैसे है, कहां से एसिड आता है रेन में। तो रेनी सीजन के टाइम में बहुत ज्यादा लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म होता है, ये आपको पता होगा। तो ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म
जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। अब ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे भी तो रिएक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो जब तक एनर्जी नहीं मिलेगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन नहीं हो पाए। अब थंडरस्टॉर्म के टाइम में ऐसा क्या होता है कि एनर्जी मिल जाता है और ये दोनों रिएक्ट कर जाता है? लाइटनिंग होता है। लाइटनिंग में बहुत ज्यादा एनर्जी होता है, पता है बच्चों। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो लाइटनिंग फुलफिल करता है और दोनों जन आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये 2NO में बैलेंस करके लिख दिया एक साथ कि N2 और O2 तो 2NO। आप खाली NO भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। किसका फॉर्मेशन हुआ है? नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है। और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो एक अनस्टेबल कंपाउंड है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या करेगा? जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा वो तुरंत दूसरा जो ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में, उसके साथ रिएक्ट करके, यहां पर एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है, यहां पर लाइटनिंग का कोई रोल नहीं। लाइटनिंग का रोल सिर्फ ये रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे ही नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो, नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, तो ऐसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा। अब इसको भी आप बैलेंस कर सकते हैं कि 2NO और यहां पर 2NO2 हो गया, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। क्या स्टेप है कि नाइट्रोजन एंड फ्री ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर इन प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म कंबाइंस या रिएक्ट्स टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड, व्हिच अगेन इन प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर्म्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है भारी मात्रा में, क्या बनाएगा? HNO3 बनाएगा। तो जैसे ही नाइट्रिक एसिड बना, नाइट्रिक एसिड बनने के बाद जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है या फिर रेन हो रहा है या स्नो हो रहा है, तो उसमें हल्का हल्का नाइट्रिक एसिड का प्रेजेंस के वजह से उसका पीएच वैल्यू कम हो जाएगा और वो एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। यही रेन को बोला जाता है एसिड रेन। क्लियर है? तो ये एक फॉर्म हुआ। सिर्फ नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता है, वहां सल्फ्यूरिक एसिड का भी फॉर्मेशन होता है, सल्फरस एसिड का भी फॉर्मेशन होता है। तो अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो ये कंडीशन होगा। लेकिन अगर एटमॉस्फेरिक सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दे तो क्या बनाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ये एक अलग स्टेप है, ये अलग प्रोसेस है जो कि हैंड इन हैंड चल रहा है। ये भी प्रोसेस हो रहा है, साथ ही साथ ये भी प्रोसेस हो रहा है। तो सल्फर और सल्फर ऑक्सीजन मिलके सल्फर डाइऑक्साइड बना। ये सल्फर कहां से आया है? ये बर्निंग ऑफ फ्यूल से आया। कोई फ्यूल बर्न हुआ होगा तो उसमें से सल्फर निकला होगा। एटमॉस्फेयर में सल्फर जो है वो फ्री फॉर्म में पहले से नहीं है, कोई फ्यूल बर्न हुआ होगा तब जाके वो सल्फर रिलीज हुआ होगा, और वो जैसे ही एटमॉस्फेयर में आएगा ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट होते ही सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है? तो सल्फर कहां से आया होगा? फ्रॉम फ्यूल्स प्लस ऑक्सीजन गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड। और ये सल्फर डाइऑक्साइड अगर डायरेक्ट वाटर में डिसॉल्व होता है, वाटर वेपर कहां है? एयर में, तो वो बनाएगा H2SO3 जो कि सल्फरस एसिड है। सल्फरस एसिड भी वाटर के साथ जब नीचे आएगा तो वो एसिड रेन के फॉर्म में आएगा। और एक फॉर्म भी हो सकता है कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर दे, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके, ये हमने पहले पढ़ा है कि कोई भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड जब वाटर के साथ डिसॉल्व होता है तो वो अपना एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड अगर वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाएगा तो ये क्या बनाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, H2SO4। तो तीन टाइप का एसिड का फॉर्मेशन हुआ। नाइट्रिक एसिड भी बनता है एटमॉस्फेयर में, सल्फ्यूरिक एसिड भी बनता है और सल्फरस एसिड भी बनता है। ये तीनों का मिक्सचर होता है। कोई ऐसा नहीं है कि खाली नाइट्रिक एसिड बना या जब सल्फरस एसिड बना तो सिर्फ सल्फरस एसिड बना। तीनों हैंड इन हैंड का फॉर्मेशन होगा और वाटर के साथ तीनों का मिक्सचर जब गिरेगा तो वो एक हजार्डस एसिड रेन के फॉर्म में निकलेगा। उसका बहुत सारा ड्रॉबैक है,
वो आप पढ़िएगा कि स्किन कैंसर कॉज करता है, बिल्डिंग करोड कर देता है, सॉइल का फर्टिलिटी हटा देता है, बहुत सारा है, ठीक है, साइड इफेक्ट्स। तो ये आपका हुआ है एसिड रेन। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम एसिड्स का एक बेसिक कंसेप्ट के साथ एसिड का डिटेल पढ़े हैं, ठीक है। उसमें एसिड क्या होता है, उसका फॉर्मेशन कैसा होता है, मतलब प्रिपरेशन कैसे किया जा सकता है एसिड्स का, एसिड्स का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इंडिकेटर्स पे उसका एक्शन कैसा है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, एसिड रेन क्या होता है, और यूजेस ऑफ सम एसिड्स पढ़े, जिसमें बोरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब के बारे में हमने पढ़ा। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे क्या है ना, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर इंटरेस्टेड है कि हाँ ये चैनल से कुछ फ़ायदा हो रहा है। थैंक यू।